कल्पना कीजिए एक ऐसी बहुत ही विशाल और बेहद जटिल मशीन की जिसके कुछ पुर्जे तो मतलब प्रकाश की गति से तेज चल रहे हैं, एकदम स्मूथ, लेकिन उसी मशीन के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो जंग लगने की वजह से बहुत भारी आवाज कर रहे हैं और पूरी मशीन को धीमा करने पर तुले हुए हैं, है ना? बिल्कुल। जब हम आज के समय में ना भारत के कॉर्पोरेट परिदृश्य को गहराई से देखते हैं तो कुछ ऐसी ही एक पहेली सामने आती है। बाहर से देखने पर लगता है कि हर चीज का एक सीधा सा ग्राफ है जो ऊपर जा रहा है। हाँ, सतह से तो सब एकदम परफेक्ट लगता है। सही कहा, लेकिन जब हम इसके अंदर झांकते हैं तो एक बहुत ही विरोधाभासी और दिलचस्प तस्वीर उभरती है। और मैं कहूँगा कि इस तस्वीर को समझना इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहाँ सिर्फ काले या सफ़ेद में बात नहीं हो रही है। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ बहुत सी चीजें एक साथ बदल रही हैं। हाँ। और उन बदलावों का जो असर है ना, वो बहुत गहरा है। और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन ही यही है कि हम इस पहेली के हर एक पुर्जे को खोलकर समझें। हमारी आज की इस चर्चा का जो आधार है वो एक बहुत ही विस्तृत और शोधपरक लेख है जी, जिसका शीर्षक है निगमित क्षेत्र की चाल और चुनौतियां। सुनने वालों के लिए बता दूं कि इस लेख ने ये समझने में बहुत मदद की है कि भारतीय कॉर्पोरेट दुनिया में जो ये भारी बदलाव आ रहे हैं ना, चाहे वो तेज मैन्युफैक्चरिंग विकास हो या डिजिटल क्रांति, उनके पीछे की असली ताकत आखिर है क्या। और हाँ, साथ ही हम उन स्पीड गम्स यानी रुकावटों की भी पहचान करेंगे जो इस रफ्तार के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। बिल्कुल। और इस लेख में ना एक बहुत ही स्पष्ट रूपरेखा दी गई है। मतलब अगर शुरुआत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आंकड़ों से की जाए तो एक ऐसा पैटर्न नजर आता है जो पिछले कई दशकों में कभी नहीं दिखा। अच्छा। हाँ, नवंबर 2025 तक अगर देखें तो इस सेक्टर ने 8% की विकास दर दर्ज की है। 8%? मतलब वैश्विक मंदी के बीच? बिल्कुल। वैश्विक स्तर पर जब बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती का सामना कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, तब ये 8% का आंकड़ा बहुत कुछ कहता है अपने आप में। ये आंकड़ा सच में ध्यान खींचता है। और मैंने देखा कि लेख में ये भी बताया गया है कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का जो योगदान लंबे समय तक 17% के आसपास अटका हुआ था। 17%, सही। वो अब 2025-26 के लिए बढ़कर 18.5% होने का अनुमान है। लेकिन मेरी यहाँ एक उलझन है। ये उछाल अचानक कैसे आया? मतलब क्या ये सिर्फ कुछ नई फैक्ट्रियों खुलने का नतीजा है? नहीं, ये सिर्फ नई फैक्ट्रियों की बात नहीं है। ये एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के विस्तार की कहानी है। अगर हम इस विकास के ऐतिहासिक संदर्भ को देखें ना, तो लेख में ऑटोमोबाइल उत्पादन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो कारों वाला आंकड़ा। जी, 1991-92 में भारत में कुल 20 लाख यानी 2 मिलियन यूनिट्स वाहनों का उत्पादन होता था। और 2023-24 आते आते ये आंकड़ा उछलकर 2.8 करोड़ मतलब 28 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया है। बाप रे, 2 मिलियन से सीधे 28 मिलियन? बिल्कुल। और देखिए, जब 28 मिलियन वाहन बनते हैं ना, तो केवल कार बनाने वाली उसे एक कंपनी का विकास नहीं होता। हाँ, जाहिर है। इसके साथ टायर, शीशे, स्टील और छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाले जो हजारों छोटे खड़े कारखाने हैं, उनका एक पूरा तंत्र खड़ा हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक उद्योग बाकी सभी उद्योगों को अपने साथ ऊपर खींच रहा है। और ऊर्जा के आंकड़े भी तो शायद इसी ओर इशारा कर रहे हैं ना? एकदम सही। कोयला उत्पादन का जो 370 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना है, वो इसी बात का सबूत है कि जो भारी उद्योग हैं, उनको चलाने के लिए जो बुनियादी ईंधन चाहिए, उसकी मांग इस वक्त चरम पर है। और शायद इसी पूरी मेहनत का नतीजा है कि अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग निर्यात है वो $184.13 बिलियन तक पहुंच गया है। बिल्कुल। लेकिन इस भारी निर्यात और उत्पादन के पीछे एक और बहुत बड़ा वित्तीय बदलाव छिपा है। अच्छा। हाँ, और जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। एक समय था जब भारतीय कंपनियां भारी कर्ज के बोझ तले दबी रहती थी, लेकिन अब वो परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लेख में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है जिसे अगर एक उदाहरण से समझा जाए तो शायद बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। जी, बताइए। कल्पना कीजिए एक ऐसे धावक की जो ओलंपिक की दौड़ में हिस्सा ले रहा है। ठीक है। लेकिन उसने अपने कंधों पर 20 किलो की एक भारी बोरी लाद रखी है। अब ये बोरी कंपनियों का कर्ज है। 2010 में कंपनियों का जो डेब्ट टू इक्विटी अनुपात था वो 67% था।
बाप रे, काफी ज्यादा। हाँ, यानी हर 100 रुपए की पूंजी में 67 रुपए तो सिर्फ कर्ज के थे। लेकिन 2024 आते आते ये धावक ना थोड़ा स्मार्ट हो गया है। उसने अपना वजन कम कर लिया है। अब ये अनुपात सुधरकर 48% हो गया है। मेरा मानना है कि ये जो धावक अब थोड़ा हल्का महसूस कर रहा है ना, इसीलिए वो अब और तेज दौड़ पा रहा है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये सिर्फ कर्ज कम होने का गणित नहीं है, ये भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास का एक बहुत बड़ा ढांचागत सुधार है। ढांचागत सुधार, वो कैसे? देखिए, जब किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी अनुपात 67% से गिरकर 48% पर आ जाता है ना, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कंपनी अब अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा केवल बैंकों का ब्याज चुकाने में नहीं फूंक रही है। ओह हाँ, उनके पास पैसा बच रहा है। बिल्कुल। और जो पैसा बच रहा है उसे वो कंपनी नए शोध में, मतलब R&D में, नई तकनीक आजमाने में और अपने कारखानों का विस्तार करने में लगा रही है। और शायद यही वो चमकता हुआ वित्तीय स्वास्थ्य है जिसकी वजह से विदेशी निवेशक आकर्षित हो रहे हैं, है ना? क्योंकि जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट साफ होती है तो बाहर के लोगों का भरोसा भी अपने आप बढ़ता है। एकदम सही कह रही हैं आप। और इसी भरोसे को कायम करने के लिए ना, नीतियों में भी एक ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। वो 100% FDI वाला। जी, डिफेंस यानी रक्षा और रेलवे जैसे क्षेत्रों में अब 100% FDI की अनुमति दे दी गई है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। बहुत बड़ा। एक समय था जब इन क्षेत्रों को पूरी तरह से राज्य के एकाधिकार में, यानी मोनोपोली में रखा जाता था। विदेशी तो दूर की बात है, घरेलू निजी कंपनियों के लिए भी यहाँ दरवाजे लगभग बंद ही थे। तो ये तो ऐसा हुआ कि आपने अपनी अर्थव्यवस्था के सबसे सुरक्षित और बंद कमरों की चाबियां सीधा ग्लोबल मार्केट के सामने रख दी हों। बिल्कुल। और जब दुनिया के बड़े निवेशक देखते हैं कि कंपनियां अपना कर्ज कम कर रही हैं और सरकार रेलवे तथा रक्षा जैसे इतने रणनीतिक क्षेत्रों में 100% निवेश का खुले हाथों से स्वागत कर रही है, तो उनके लिए ये एक सीधा संकेत होता है कि अब यहाँ लंबी अवधि का जो भारी भरकम पूंजी निवेश है वो पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन देखिए, एक कारखाने में उत्पादन बढ़ाना या कर्ज कम करना केवल कहानी का एक हिस्सा है। उत्पादन और निर्यात में इस भारी उछाल को केवल शारीरिक श्रम या मशीनों से नहीं हासिल किया गया है। जी, मुझे लगता है यहाँ एक पूरी तरह से अलग और नई ताकत काम कर रही है, एक बहुत ही मजबूत डिजिटल रीढ़। हाँ, ये डिजिटल रीढ़ आज की अर्थव्यवस्था का नर्वस सिस्टम है। बिल्कुल। अगर कारखाने अर्थव्यवस्था की मांसपेशियां हैं, तो जो डेटा और तकनीक है वो उसका दिमाग है। लेख में जो डेटा के आंकड़े दिए गए ना, वे किसी भी विश्लेषक को हैरान करने के लिए काफी हैं। सच में, अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो कहानी मतलब अविश्वसनीय लगती है। एक दशक पहले जहां ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या सिर्फ 131.5 मिलियन थी, वह नवंबर 2025 तक 1 बिलियन यानी 100 करोड़ के पार जा चुकी है। 100 करोड़? हाँ, और इसके पीछे की मुख्य वजह है डेटा की कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट। जी। 2014 में 1 GB डेटा के लिए करीब 269 रुपीस चुकाने पड़ते थे। हाँ, मुझे याद है। उस समय लोग डेटा बहुत बचा बचा कर इस्तेमाल करते थे, वाईफाई ढूंढते रहते थे। बिल्कुल। लेकिन 2025-26 में ये कीमत मात्र 8 से 10 रुपए प्रति GB रह गई है। लेकिन ये कीमत गिरना कोई छोटी बात नहीं है। जब डेटा पानी से भी सस्ता हो जाता है ना, तो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अवरोध टूट जाता है। सही बात है। इंटरनेट फिर केवल मनोरंजन या ईमेल का साधन नहीं रहता, वो व्यापार करने का एक बुनियादी ढांचा बन जाता है। जी। और इसी बुनियादी ढांचे का परिणाम है कि आज देश के 99.9% जिलों में 5G सेवाएं उपलब्ध हैं। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेख में बताया गया है कि बैंकिंग, रिटेल, हेल्थ केयर और लॉजिस्टिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भारी उपयोग हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। लेकिन मुझे यहाँ एक थोड़ी सी दुविधा है। क्या? देखिए, ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है कि हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, 5G हर जिले में है। लेकिन क्या AI का ये उपयोग केवल बड़ी कंपनियों के वातानुकूलित दफ्तरों तक ही सीमित है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब क्या ये तकनीक सच में जमीनी स्तर तक पहुंच रही है या ये सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए एक फैंसी टूल बनकर रह गई है? ये एक बहुत ही वाजिब शंका है। अक्सर जब कोई भी नई तकनीक आती है तो सबसे पहले उस पर बड़े कॉर्पोरेट्स का ही कब्जा होता है। हाँ, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। बिल्कुल, पूंजी होती है। लेकिन यहाँ जो हुआ है ना, उसने इस धारणा को पूरी तरह तोड़ा है। हाँ, सस्ते डेटा और जो ये 99.9% 5G कवरेज है,
इसने एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार कर दिया। यानी अब तकनीक किसी की जागीर नहीं रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझें। जी। आज लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक छोटे से शहर का ट्रक ऑपरेटर भी अपने स्मार्टफोन पर AI आधारित रूटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा। वो ऐप उसे ये बता रही है कि किस रास्ते पर ट्रैफिक कम है और किस रास्ते पर जाने से उसके ट्रक का ईंधन बचेगा। अब देखिए, उसे ये नहीं पता कि इसके पीछे कौन सा जटिल क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल काम कर रहा है। हाँ, उसे उसकी जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उसे तकनीक का सीधा फायदा मिल रहा है। उसी तरह रिटेल में एक छोटा दुकानदार अब डिजिटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। ये जो है ना, ये तकनीकी लोकतंत्रीकरण है। और इसी वजह से आज भारत दुनिया भर में एक ग्लोबल डिजिटल हब के रूप में देखा जा रहा है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है सुनने वालों के लिए कि जब इतनी बड़ी आबादी एक साथ डिजिटल रूप से जुड़ती है तो पूरी दुनिया के लिए वो सिर्फ एक बाजार नहीं रह जाती। बिल्कुल सही। बल्कि वह समाधान खोजने की एक विशाल प्रयोगशाला बन जाती है। और देखिए, जब कंपनियों के पास इतना पैसा आने लगता है, तकनीक इतनी उन्नत हो जाती है, तो उनका ध्यान सिर्फ बैलेंस शीट के मुनाफे से हटकर कुछ और चीजों पर भी जाने लगता है। सही दिशा में जा रही हैं आप। लेख का जो अगला हिस्सा है वो इसी वैचारिक बदलाव की ओर इशारा करता है। मुनाफे के बाद की जो सोच होती है ना, उसे आज की कॉर्पोरेट दुनिया में ESG कहा जाता है। ESG यानी पर्यावरण, समाज और शासन। बिल्कुल। एक समय था जब किसी कंपनी के CEO से सिर्फ ये पूछा जाता था कि भाई इस तिमाही में मुनाफा कितना हुआ। हाँ, बस प्रॉफिट से मतलब होता था। लेकिन अब वो पैमाना बदल गया है। जी, स्रोत इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाता है कि जो वो सिर्फ मुनाफा वाली पुरानी सोच थी ना, वो अब किनारे हो रही है। कंपनियां अब ESG लक्ष्यों पर बहुत गंभीरता से ध्यान केंद्रित कर रही हैं। और ये सिर्फ दिखावा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें भारी निवेश हो रहा है। बिल्कुल। रिन्यूएबल एनर्जी, अपशिष्ट प्रबंधन मतलब वेस्ट मैनेजमेंट और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। और सामाजिक स्तर पर भी काफी काम हो रहा है। हाँ, अगर समाज की बात करें तो CSR फंड्स का इस्तेमाल आज 18 राज्यों के करीब 2250 गांवों में किया जा रहा है, जहां भूख, गरीबी, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर सीधे तौर पर काम हो रहा है। ये आंकड़े वाकई एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। मतलब ये देखना अच्छा लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर अब समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर इस पूरे ESG मूवमेंट की गहराई में जाया जाए ना, तो इसके पीछे केवल परोपकार या वो समाज सेवा की भावना नहीं है। तो क्या ये एक मजबूरी है या कोई ठंडी व्यावसायिक रणनीति है? मैं कहूँगा कि ये पूंजी तक पहुँचने की एक बुनियादी शर्त बन गई आज। अच्छा, कैसे? आज दुनिया भर में जो बड़े पेंशन फंड्स हैं या जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं, उनके पास निवेश करने के लिए अरबों डॉलर हैं। लेकिन उन्होंने एक नियम बना दिया है। वे अपना पैसा केवल उन्हीं कंपनियों में लगाएंगे जो इन ESG मानकों का कड़ाई से पालन करती हैं। ओह, मतलब पैसा चाहिए तो नियम मानने पड़ेंगे। एकदम। अगर कोई कंपनी मान लीजिए कोयले से चलने वाले बिजली घर लगाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है या अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षित माहौल नहीं दे रही है, हाँ, तो दुनिया का कोई भी बड़ा फंड उस कंपनी को सस्ता कर्ज नहीं देगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ESG का पालन ना करने पर पूंजी की लागत यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत बढ़ जाएगी। सटीक विश्लेषण। इसीलिए कंपनियां ESG को किसी चैरिटी की तरह नहीं देख रही, बल्कि अपने बिजनेस को लंबे समय तक जिंदा रखने की सबसे जरूरी रणनीति की तरह देख रही हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम अब तक की पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ें तो हमारे पास 8% की दर से बढ़ता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। कंपनियों का कर्ज कम हो चुका है, हमारे पास पानी से सस्ता डेटा है, AI और 5G की ताकत है, और कंपनियां अब पर्यावरण और समाज को लेकर भी जिम्मेदार हो गई हैं। बिल्कुल, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। हाँ, लेकिन अगर सब कुछ इतना ही बेहतरीन और जादुई है तो ये सफर पूरी तरह से आसान क्यों नहीं है? यहीं पर आते हैं वो स्पीड बम्प्स जो इस तेज रफ्तार विकास की कहानी को ब्रेक लगा रहे हैं। और किसी भी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण तब तक पूरा नहीं हो सकता ना, जब तक हम उन जमीनी हकीकतों का सामना न करें जो विकास की इस पूरी मशीनरी को धीमा कर रही हैं। जी। और इस लेख ने इन कमियों को बहुत ही बेबाकी से सामने रखा है। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने करोड़ों रुपए खर्च करके एक बेहद शानदार हाईटेक फरारी तो बना ली है। अच्छा उदाहरण है। हाँ, मतलब उसका इंजन एकदम दमदार है, उसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन AI चिप्स लगी हैं, लेकिन जब हम उस फरारी को दौड़ाने के लिए बाहर लाते हैं ना, तो जो सड़क मिलती है वो लाल फीता शाही के गहरे गड्ढों और महंगे लॉजिस्टिक्स के भारी स्पीड बम्प से भरी हुई है।
ऐसी सड़क पर दुनिया की कोई भी फरारी अपनी टॉप स्पीड पर तो नहीं दौड़ सकती। बिल्कुल नहीं दौड़ सकते। और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि लॉजिस्टिक्स की लागत भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। कितनी है ये लागत? लेख में बताया गया है कि ये भारत की जीडीपी का लगभग 13 से 14% है। 13 से 14%? हाँ, और अगर हम इस आंकड़े की तुलना विकसित देशों से करें ना, तो वहां ये मुश्किल से 7 या 8% के आसपास होता है। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि एक कारखाना बहुत ही आधुनिक और कुशल है, वो एक उत्पाद को बहुत ही कम लागत में बना लेता है। ठीक है। लेकिन उस कारखाने से उस सामान को बंदरगाह तक पहुंचाने का जो खर्च है, जैसे ट्रक का भाड़ा, खराब सड़कों पर लगने वाला समय, टोल, अगर वो सब जुड़कर सामान की कीमत को 14% तक बढ़ा दे, हाँ। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो उत्पाद तो अपने आप महंगा हो जाएगा ना। विदेशी खरीदार को इससे क्या मतलब है कि आपका कारखाना कितना हाईटेक है? वो तो सिर्फ अंतिम कीमत देखता है। बिल्कुल सही बात है। और इस बढ़ी हुई लागत के पीछे कई संरचनात्मक कमियां हैं। लेख में स्पष्ट रूप से अपर्याप्त परिवहन नेटवर्क, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सुविधाओं की भारी कमी का जिक्र है। हाँ। और साथ ही असंगत बिजली आपूर्ति का भी जिक्र किया गया है। बिजली का कटना। हाँ, जब बिजली लगातार नहीं आती तो फैक्ट्रियों को महंगे जनरेटर चलाने पड़ते हैं। जिससे लागत और बढ़ जाती है। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ इस भौतिक बुनियादी ढांचे तक ही सीमित नहीं है। एक बहुत बड़ा स्पीड बम्प नियमों और कानूनों के रूप में भी मौजूद है, जिसे हम नियामक जटिलताएं और लाल फीताशाही कहते हैं ना। जी। स्रोत में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जटिल टैक्स ढांचे और बार बार जो नीतियां बदलती रहती हैं वो निवेशकों के मन में एक गहरी अनिश्चितता पैदा करती हैं। क्योंकि देखिए, व्यापार की दुनिया में सबसे महंगी चीज अगर कोई है तो वो है समय। जब कोई निवेशक करोड़ों रुपए लेकर आता है, लेकिन एक जमीन का टुकड़ा खरीदने या पर्यावरण की मंजूरी लेने में ही उसे 2-3 साल लग जाए, तो फायदा क्या? बिल्कुल। उस बीच पूरी दुनिया की बाजार स्थिति बदल चुकी होती है। लाल फीताशाही सिर्फ कागजों का ढेर नहीं है, ये एक ऐसा तंत्र है जो नए विचारों और नई पूंजी को हतोत्साहित करता है। और ये देखना बहुत कष्टदायक है कि इस लाल फीताशाही और बुनियादी कमियों का जो सबसे भारी खामियाजा है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना एमएसएमई सेक्टर उठा रहा है। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। लेख बहुत ही स्पष्ट शब्दों में छोटे और मध्यम उद्यमों के इस संघर्ष को रेखांकित करता है। बड़ी कंपनियों के पास तो वकीलों और सलाहकारों की फौज होती है, तो अपना काम निकाल लेते हैं। बिल्कुल, वे किसी न किसी तरह इन जटिल नियमों से रास्ता निकाल ही लेती हैं। लेकिन एक छोटे कारखाने के मालिक के पास न तो इतनी पूंजी होती है और न ही समय। लेख बताता है कि एमएसएमई के पास पूंजी की भारी कमी है। अब आप ही सोचिए, जब बैंक से उन्हें आसानी से कर्ज नहीं मिलता तो वे नई एआई तकनीक या डिजिटल टूल्स कैसे अपनाएंगे? सही बात है। अगर देश की 80% नौकरियां ये एमएसएमई सेक्टर पैदा कर रहा है और यही सेक्टर पूंजी और नियमों के बोझ तले संघर्ष कर रहा है, तो हम सिर्फ बड़ी कंपनियों के भरोसे तो एक मजबूत अर्थव्यवस्था खड़ी नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं। इसके साथ ही पुरानी श्रम कानूनों का भी मुद्दा इस लेख में उठाया गया है। हाँ, लेबर लॉज। एक तरफ हम 2026 में बैठे हैं, 5G और AI का जमाना है जहां बाजार की मांग रातों रात बदल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनियों को अपने कार्यबल को प्रबंधित करने के लिए जिन कानूनों का पालन करना पड़ता है वे आज भी दशकों पुराने और बेहद कठोर हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। आप 21वीं सदी की ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में 20वीं सदी के नियमों के साथ नहीं उतर सकते। विदेशी निवेशक ये लचीलापन चाहते हैं कि जब मांग कम हो तो वे उत्पादन घटा सके और जब मांग बढ़े तो तेजी से विस्तार कर सकें। जी। कठोर श्रम कानून इस लचीलेपन को रोकते हैं। इसीलिए जो असली सुधार है ना, वो अब सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि इस पूरे ढांचे के भीतर करने की जरूरत है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को एक जगह समेटें तो सुनने वालों के लिए ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि भारत का निगमित क्षेत्र आज एक बहुत ही ऐतिहासिक और नाजुक मोड़ पर खड़ा है। बिल्कुल। एक तरफ की तस्वीर बहुत उज्जवल और आशावादी है, जहां 8% विकास दर है,
100% FDI के दरवाजे खुल रहे हैं, कंपनियों का कर्ज कम हो रहा है और 1 बिलियन से ज़्यादा ब्रॉडबैंड यूजर्स एक डिजिटल क्रांति को जन्म दे रहे हैं। और सिक्के का दूसरा पहलू ये याद दिलाता है कि इस विकास का जो रास्ता है वो 13-14% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, लाल फीताशाही के घने जंगल और पूंजी के लिए हर दिन संघर्ष करते हमारे MSME सेक्टर से होकर गुजरता है। इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि ये सारे आंकड़े सिर्फ अखबारों के पन्नों तक सीमित नहीं हैं। देखिए, जब लॉजिस्टिक्स की लागत कम होती है, नीतियां पारदर्शी होती हैं और छोटे उद्योगों को पनपने का मौका मिलता है, तो उसका सीधा असर बाजार में मिलने वाले सामान की कीमतों पर पड़ता है। बिल्कुल आम इंसान की जेब पर पड़ता है। हाँ, इसी से रोजगार पैदा होते हैं और इसी से आम इंसान के जीवन का स्तर ऊपर उठता है। आज हमने इस लेख के जरिए उन तमाम परतों को खोला है जो भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर की मौजूदा ताकत और उसकी कमजोरियों को सामने लाती हैं। जी। लेकिन जाते जाते इस पूरी चर्चा के आधार पर एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि कैसे बड़े कॉर्पोरेट्स विदेशी निवेश और AI जैसी तकनीकों की मदद से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक स्तर पर अपनी जगह बना रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उसी समय हमारे छोटे उद्यम आज भी बुनियादी पूंजी और लाल फीताशाही के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो क्या भविष्य में हम अनजाने में ही सही दो बिल्कुल अलग-अलग अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण तो नहीं कर रहे होंगे? बहुत बड़ा सवाल है ये। एक वो अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से हाईटेक है, दुनिया से मुकाबला कर रही है और आसमान छू रही है, और दूसरी वो अर्थव्यवस्था जो अपने ही देश के पुराने नियमों, कमजोर सड़कों और बुनियादी संघर्षों से बाहर नहीं निकल पा रही है। इस विरोधाभास के बीच ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा कि हमारी ये हाईटेक फेरारी अपने सफर की मंजिल तक आखिर कैसे पहुंचेगी। इसी गहरे विचार के साथ आज का ये गहन विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। जी। फिर जुड़ेंगे किसी नए विषय की गहराई